हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। तो गाइस हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर। उसके हमने काफ़ी दो पार्ट कवर कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जो भी हरियाणा बोर्ड में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला ही क्वेश्चन है, क्या डिफाइन टर्म सॉल्यूशन। ये कह रहा है क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख दो। हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, और कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं वो बताने हैं। राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप ऑफ विद एग्जांपल, और हर एक को एक एक एग्जांपल से बताना है। देखो, सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ जाएगी वो ठीक बात है, ठीक है। जिसको अंडरलाइन करूँ वो एक तरीके से नोट की फॉर्म में आप कॉपी में नोट कर देना। तो सॉल्यूशन होता है इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ये मैंने नोट्स में बता ही दिया होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या, होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस विच इज यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे, वो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होगी उनकी, ठीक है। यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होंगी। दो जो यहाँ पर कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट कौन कौन से है। जैसे जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है, सोलवेंट। और जो अदर बच गए, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, अदर जो कंपोनेंट है वो कौन सा होता है, सोल्यूट होता है। यानी कि हम सॉल्यूशन को दो तरीके से डिवाइड किया है इसने। सॉल्यूशन को दो तरीके से डिवाइड किया है, एक सोल्यूट और एक एक सोल्यूट हो गया और एक सोलवेंट हो गया, ठीक है। अब ये सोल्यूट क्या है, लेस अमाउंट में, और सोलवेंट क्या है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, इनकी स्टेट पे डिपेंड करता है कि भी कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे। स्टेट कैसी, जैसे कि भाई वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। जैसे सोल्यूट है और सोलवेंट है, और एक एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो जो सोल्यूट सॉलिड है हमारा, सॉलिड सोल्यूट और सोलवेंट भी क्या है, सॉलिड। तो क्या बनेगा, जैसे कॉपर है, कॉपर के गोल्ड के अंदर जो क्या किया जाता है, जैसे ऑर्नामेंट्स गहने वगैरह बनाने के लिए कॉपर को मिक्स किया जाता है गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये कंपोजिशन होगी सॉलिड सॉलिड की। सॉलिड लिक्विड की क्या होगी, शुगर इन वाटर। सॉलिड गैस की क्या होगी, कैम्फर इन एयर, ठीक है। कैम्फर का पूर्ति बारे में बता रहा है कि भाई एयर के अंदर क्या होगा, वो मिक्सचर बन सॉल्यूशन बन जाएगा। लिक्विड और सॉलिड की क्या होगी, अमलगम का। जैसे सोडियम और मरकरी का मिक्सचर ही क्या बोलते हैं, अमलगम होगा, ठीक है। इसी तरीके से लिक्विड इन लिक्विड के अंदर क्या होगा, अल्कोहल इन वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये कंपोजिशन। उसके बाद लिक्विड और गैस की कंपोजिशन क्या होगी, क्लोरोफॉर्म इन NH2 गैस, यानी कि क्लोरोफॉर्म CH Cl3 इन N2 गैस, ठीक है। ये लिक्विड गैस की हो गई, लिक्विड में प्रेजेंट होगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस एक तरीके से गैस स्टेट में होगी। उसके बाद गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड यानी कि हाइड्रोजन गैस होगी और प्लेटिनम मेटल होगी, ठीक है। गैस इन लिक्विड, O2 गैस होगी और वाटर क्या है, लिक्विड में। इस तरीके से गैस इन गैस का क्या एग्जांपल हो जाएगा, एयर, जो कि मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, ठीक है, मिक्सचर होता है एयर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट रोल डज मोलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ये कहता है कि भी क्या रोल प्ले करता है, यानी कि जो मोलिकुलर इंटरेक्शन होती है किसके अंदर, अल्कोहल और वाटर के अंदर, ये बताना है। देखो अल्कोहल और वाटर के अंदर क्या होती है, एक बार स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। मान लेते हैं अल्कोहल का एग्जांपल ले लेता हूँ, इथेनॉल C2H5OH, और सेकंड एग्जांपल H2 का। अब देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। दोनों क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, ये भी एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके साथ बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो वही क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल, इनके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी किसके अंदर, अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो व्हेन अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स्ड, जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, दे फॉर्म सॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन फॉर्मेशन बिटवीन अल्कोहल और वाटर। ये कहता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या बना लेता है, एक सॉल्यूशन की फॉर्म बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक है। सॉल्यूशन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, किनके बीच में, अल्कोहल और वाटर के बीच में। मॉलिक्यूल बट दीज इंटरेक्शन आर वीकर, परंतु ये कह रहा है ये जो इंटरेक्शन होती है ना अल्कोहल की और वाटर की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो इंटरेक्शन वीक होती है, ठीक है। किसके कंपेरिजन में, जैसे अल्कोहल और प्योर वाटर, जैसे अल्कोहल ले लिया हमने, जैसे इथेनॉल ले लिया, मान लो इथेनॉल का प्योर सॉल्वेंट है जिसके अंदर इथेनॉल ही प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो उसकी जो इंटरेक्शन होगी ना दूसरे इथेनॉल के साथ, वो ज्यादा होगी, ठीक है। या फिर कह सकते हैं एग्जांपल, वाटर का दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगी वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, इथेनॉल अल्कोहल और वाटर के इंटरेक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी परंतु इंटरेक्शन होगी जो सॉल्यूशन बना है उसकी वीक होगी। देयरफॉर दे शो पॉजिटिव डेविएशन। अगर वीकर इंटरेक्शन होगी तो हमें पता है भाई क्या करेगा, मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे और क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और फॉर्म आइडियल बिहेवियर, ये थोड़ी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एज ए रिजल्ट, रिजल्ट में क्या होगा, सॉल्यूशन विल हैव हायर वेपर प्रेशर। अगर देखो मान लो यहाँ पर वीकर इंटरेक्शन है, ठीक है, वीकर इंटरेक्शन है, तो क्या होगा, यहाँ के जैसे C2H5OH
ये दूर भागेगा किसी H2O के साथ, ठीक है, इसके साथ दूर दूर भागेगा, तो ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वॉल पे ज्यादा रिपल्शन के कारण वॉल के पास आ जाएंगे। वॉल के पास क्या करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे वॉल के ऊपर, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन के कारण यहाँ पर जो रिपल्शन के कारण क्या कह सकते हैं, जो वेपर हाइयर क्या होगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो ज्यादा हो जाएगा, और लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब वेपर प्रेशर ज्यादा तो क्या हो जाएगा भाई, वेपर प्रेशर अगर हाइयर कर दिया तो जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, लोअर हो गया देन अल्कोहल एंड वाटर के साथ, ठीक है। तो देखो मान के अगर एज्यूम करें, इसने क्या किया, वेपर प्रेशर को कम कर दिया, ठीक है। मतलब मिक्सिंग के बाद, मतलब प्योर का हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट ये था, मान लो वाटर का कुछ होगा और इथेनॉल का कुछ होगा, ठीक है। परंतु मिक्सिंग के बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम हो गया, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, और वेपर प्रेशर कह सकते हैं यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इसका कम हो गया मिक्सिंग का, ठीक है। इस तरीके की बात कर रहा है इसमें। तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें लोअर कर दिया और वेपर प्रेशर क्या हो गया, हाइयर हो गया। देखो मान लो वेपर प्रेशर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, और वेपर प्रेशर की बात करें तो मान लो वेपर प्रेशर ये इतना है, इसका यहाँ पर है, इसको क्या कर दिया इसने, इंक्रीज कर दिया। मान लो ये मान लेता हूँ मैं प्योर का वेपर प्रेशर, ठीक है, इतना एक स्केल के हिसाब से देख रहे हैं, और ये मान लेता हूँ मैं मिक्सिंग का वेपर प्रेशर। अब इस वेपर प्रेशर को हाइयर कर दिया, अब इसको नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट इसका नीचे की ओर गया, ठीक है। ये तो हमने वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था कि भाई एलिवेशन और लोअर बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का किस तरीके से वेपर प्रेशर से वो क्या हो रहा था, रिलेट करता था बॉइलिंग पॉइंट का, वो हमने देखा था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, व्हाई डू गैस ऑलवेज टेंड्स टू लेस सोल्यूबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। ये कह रहा है कि भाई जो गैसेज है वो ऑलवेज लेस सोल्यूबल होती है इन लिक्विड के जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्यों होता है ऐसा। देखो इसका सोल्यूशन आता है हमारे पास, जैसे इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर पढ़ते हैं 11th में, उसके अंदर आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। वो क्या कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ये जो गैस है वो लिक्विड के अंदर क्या होती है, जैसे मान लो हमने गैस के अंदर, गैस को लिक्विड के अंदर डाला और क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, परंतु ये सॉल्यूशन पूरा नहीं बना, ठीक है। अब इसके बीच में क्या एग्जिस्ट कर गया, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का मतलब ये सॉल्यूशन दोबारा से गैस और लिक्विड में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ये जो होगी ना शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम की, वो किस साइड हो जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी। अब देखो ये वाली साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये वाली साइड क्या है, राइट साइड है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ की ओर शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जब मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ। अब देखो ध्यान से देखो कि भाई अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, इसका मतलब जो सॉल्यूशन बना था वो दोबारा से गैस और लिक्विड में बदल गया, ठीक है। अगर गैस और लिक्विड में बदलता है इसका मतलब वो सोल्यूबल कम है ना, सोल्यूबल क्या है, लेस है। ये तो बात समझ में आ गई भाई, सोल्यूबल कम है इसलिए तो ये क्या है, दोबारा से गैस और लिक्विड में बदल गया, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस क्या हो जाती है यहाँ पर, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इससे हमने समझ लिया ये, और ये वाली रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पता ही है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव होती है, जब मैं इसके अंदर गैस को लिक्विड के अंदर डालता हूँ, ठीक है, हीट बाहर निकलती है इसमें से। अगला क्वेश्चन है, स्टेट हेनरी लॉ मेंशन इट्स सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हेनरी का लॉ को एक्सप्लेन करना और उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस बतानी है, कोई दो, ठीक है। तो हेनरी लॉ बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ये किसके अंदर ही बता रहा है, जैसे मैंने गैस को जब मैं लिक्विड के अंदर डिसोल्व करता हूँ तो उसकी सोल्युबिलिटी के बारे में बताता है भी कितना सोल्यूबल होगा वो, ठीक है। तो वही जो एक्सप्लेन करता है वो हेनरी लॉ ही एक्सप्लेन करता है। ये कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जो सोल्युबिलिटी होगी गैस की लिक्विड के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके, वेपर प्रेशर की, या फिर प्रेशर बोल सकते हैं ऑफ ए गैस। जो गैस जितना प्रेशर लगा रहा है इस लिक्विड पे उसके बराबर होगी, ठीक है। वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एज इट्स सोल्युबिलिटी। अब कह रहा है मोल फ्रैक्शन को हमने क्या लिया है, एज ए सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लिया है, भाई जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, यानी कि ये वाली चीज, ये वाली टर्म पी इन वेपर प्रेशर, वेपर फेज के अंदर होगी, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। जो गैस है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन ए सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है गैस का, और पी क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, गैस का। अब देखते हैं कि पी है, जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, की एच आता है, ठीक है। की एच ही क्या है यहाँ पर, हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो इसकी कुछ एक एप्लीकेशन है, वो क्या क्या है वो देखते हैं एक बार। अब कहता है हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है, देखो ये कह रहा है, व्हेन ए डीप सी ड्राइवर surface too quickly and develop the band because a large amount of N2 dissolve in the blood at a high pressure underwater. When the diver comes out on the surface, pressure decrease too rapidly. This release dissolving N2 bubbles are formed in the blood, blocking capillary and inhibit blood flow. This condition can be prevented by using a O2 plus helium mixture for breathing rather than air, because helium has a much lower solubility in blood than
N2 गैस। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, एक बार उस पे समझते हैं। देखो जैसे कोई सी डाइवर है, वो क्या करता है, सी डाइवर है, पानी के अंदर देखते हैं कि भाई हमें पता है भाई पानी की गहराई में जब हम नीचे जाते रहते हैं तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर लगा लीजिए, वेपर प्रेशर नहीं, खाली प्रेशर। वेपर प्रेशर तो लिक्विड के लिए हो गया है ना, गैस के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। कोई भी सी डाइवर होगा, सी डाइवर क्या करेगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर जो बॉडी का प्रेशर है वो क्या है, कम है। ठीक है, बॉडी का प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है, अब इन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है भाई। यहाँ पर नीचे तो क्या है, नीचे तो प्रेशर हाई है और बॉडी का प्रेशर क्या कम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस को इंजेक्ट करते हैं। अब नाइट्रोजन गैस इंजेक्ट की तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन गैस ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, अब ब्लड के प्रेशर को बढ़ा दिया तो ये जो डाइवर है यहाँ पर अपना काम करता है, इजिली कर पाता है कि भाई उसको उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो अपना काम करने के बाद जब वो ऊपर की ओर आएगा, अब N2 गैस तो क्या है, N2 गैस तो क्या है, इसके ब्लड में इंजेक्ट की हुई है। ठीक है, वो क्या करता है, नीचे के प्रेशर को बैलेंस करता है, इसके बॉडी के प्रेशर को। ठीक है, तो कुछ नहीं होता। अब जैसे ये ऊपर आएगा तो नाइट्रोजन गैस का जो होगा ना, जैसे हमें पता है भाई जो सोल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। अब प्रेशर तो नीचे ज्यादा था, सोल्युबिलिटी ज्यादा थी, तो वो तो अच्छी तरीके से नाइट्रोजन गैस ब्लड के अंदर अच्छे से सोल्यूबल होगी। पर जैसे ही वो ऊपर आता है तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अब प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है भाई, जो नाइट्रोजन गैस ब्लड के अंदर इंजेक्ट की थी वो क्या होने लग जाएगी, बाहर निकलने लग जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या होगी, नाइट्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलने लग जाएगी। अब बाहर निकलेगी तो बबल की फॉर्म में बाहर निकलेगी। ठीक है, क्योंकि सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, वो डिसॉल्व होना खत्म हो गई। ठीक है, मतलब वो बाहर निकलने स्टार्ट हो गई तो ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होती है, बबल्स वगैरह निकलने लग जाते हैं। बाहर निकलेगी तो एकदम से बबल्स निकलेंगे प्रेशर कम होने के कारण। ठीक है, अब बबल्स आएंगे तो ये क्या कर देंगे, ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं, आगे नहीं जाने देते। ठीक है, अब ब्लड का फ्लो रुक गया तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी के कारण क्या करते हैं, इसका जो नाइट्रोजन का वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, अच्छा ये प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पे लाना है। ठीक है, प्रेशर को क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए हीलियम का प्लस ऑक्सीजन का क्या करते हैं, मिक्सचर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है वो उसके अंदर डिसॉल्व रहेगी। ठीक है, डिसॉल्व रहेगी, इसका प्रेशर मेंटेन कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो वो जो प्रेशर होगा नाइट्रोजन का, वो जो नाइट्रोजन गैस होगी वो दोबारा से डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हीलियम गैस को क्या करते हैं हम इसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और O2 गैस तो हम डाल ही इसलिए रहे हैं कि भाई समुद्र के अंदर जाएँगे तो ऑक्सीजन के लिए, ठीक है? जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए, उस O2 गैस यूज़ कर रहे हैं। और हीलियम क्या कर रहा है, उसके वेपर प्रेशर को ऊपर आने के बाद क्या था, अनबैलेंस हो गया था, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है? उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया इसने, हीलियम गैस को इंड्यूस किया है, इंजेक्ट किया, ठीक है? तो इनका मिक्सचर डाला जाता है सी डाइवर में, ठीक है? एक तो ये एप्लीकेशन होगी हेनरीज लॉ की। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है व्हेन वी ओपन ए कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। देखो हमने पता है कि भाई जब भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसको क्या करते हैं, हाई प्रेशर के साथ CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है। अब प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर बोल रहा हूँ, प्रेशर ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, प्रेशर ज्यादा तो सोलिबिलिटी ज्यादा। अब सोलिबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ही हम इस कैन को ओपन करते हैं, ढक्कन को ओपन करते हैं, तो क्या होता है, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। प्रेशर रिलीज होगा तो CO2 एकदम से इनसॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, वो सोलिबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। अब सोलिबिलिटी कम होगी तो CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें जो ये बबल ऑफ गैस कम फिजिंग आउट, जो फिजिंग की वो होती है, फील होती है, वो इसी के कारण होती है। ठीक है, सोलिबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सॉल्यूशन बिकॉज द प्रेशर ऑफ CO2 इन द कैन ड्रॉप एंड CO2 सडनली बिकम लेस सोल्यूबल। ठीक है, तो वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर बताई है। जो फिजिंग आती है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर वो इसी के कारण आती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या क्या है हेनरीज लॉ के, हेनरी लॉ कांस्टेंट के सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हमें पता है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, एक्स क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड। ठीक है, KH क्या हेनरी कांस्टेंट। सिग्निफिकेंस बताना है अभी क्या क्या इसकी वो है, किस किस पे डिपेंड करता है। तो KH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के ऑफ ए गैस। क्योंकि देखो अगर मैं इसको यहाँ की ओर ले जाऊँ, देखो जो यही बता देते हैं, जो P है वो इनवर्सली P अपॉन KH कर सकता हूँ और इक्वल टू में क्या है x। तो P और x का क्या है, इनवर्सली का रिलेशन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भी हायर द वैल्यू ऑफ KH, अगर KH की वैल्यू ज्यादा होती है, KH की वैल्यू ज्यादा होती है तो सोलिबिलिटी क्या होगी, हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है, लेस विल बी द सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द गिवन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं वो कम डिसॉल्व होगा। द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज, जब KH की वैल्यू इंक्रीज करेंगे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। दिस इज बिकॉज द सोलिबिलिटी ऑफ द गैस लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज टेम्परेचर। सोलिबिलिटी क्या करती है, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों, देखो टेम्परेचर बढ़ाया
तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू की एच की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर ये वाली हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू की एच की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जो सोलिबिलिटी होगी या मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है, ये याद रखना। ये हमने एक्सप्लेन किया है की एच की बेस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है रोल्स लॉ क्या होता है, रोल्स लॉ क्या होता है, इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्या ये स्पेशल केस होता है हेनरी लॉ का? तो देखो हेनरी लॉ क्या है, मोल फ्रैक्शन होगा वो किसी भी गैस का ई का यदि सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर, इस प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब बराबर कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक कांस्टेंट आता है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कहता है हेनरी लॉ। और अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ देखेंगे तो लगभग वो भी क्या होता है, सेम होता है। वो क्या होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए होता है। ठीक है, वोलेटाइल कंपोनेंट ए हो गया, सोल्यूट या सोलवेंट कोई भी मान लो, तो इसके लिए क्या होगा, पीए भी होगा, वो किसकी इक्वल होता है, भाई मोल फ्रैक्शन है किसी का, देखो जिसका पार्शियल प्रेशर है उसी का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और उसी का प्योर की फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, तो ये एक तरीके से हेनरी लॉ की तरफ से ही क्या कह सकते हैं, उससे से ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम कहना चाहे तो यहाँ बी लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी और एक्स बी, ये होता है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन किसे हमें रिलेट हो रहा है कि भाई हेनरी लॉ होता है, जो रूल्स लॉ होता है वो एक तरीके से सिमिलर ही है, आइडेंटिकल ही है। ठीक है, बट देयर कांस्टेंट आर प्रोपोर्शनलिटी आर डिफरेंट। जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है वो डिफरेंट होता है, यहाँ पर पी नोट ए आ जाता है, वहां पर क्या आ जाता है, की एच आ जाता है। ठीक है, ये सब चीजें थी। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्या ओस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कुछ एक टर्म याद रखनी पड़ेगी आपको कि भाई जो ओस्मोसिस होती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास डिफ्यूजन होती है वो कहाँ तक जाती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाती है। ठीक है, और ऑस्मोसिस की बात करें तो इन ऑस्मोसिस ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो ये नोट्स में मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि भाई ऑस्मोसिस क्या होती है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वहां पे डिस्कस किया है। तो सॉल्वेंट का फ्लो होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। ठीक है, यही क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, यानी कि सॉल्वेंट से कहाँ की ओर जाता है, सॉल्यूशन की तरफ जाता है। ठीक है, और बीच में क्या होती है हमारे पास, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो यही क्या होता है ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्वेंट भी फ्लो कर सकता है, मूव कर सकता है, और सोल्यूट भी मूव कर सकता है। यानी ये इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, इसके अंदर तो जरूरी है सॉल्वेंट ही मूव करता है, सोल्यूट नहीं करता। ठीक है, पर इसके अंदर कंडीशन कोई नहीं है। ठीक है, सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है और सॉल्वेंट भी, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों कर सकते हैं, एक दूसरे के आर पार जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। इसमें कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज नहीं की जाती। इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको स्टॉप भी किया जा सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा। ठीक है, तो इसको क्या करा जा सकता है, इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, ना ही इसको रिवर्स किया जा सकता है। यही इसका डिफरेंस है। कोई पूछेगा तो दो या तीन तीन नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, शो दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो मैं बता देता हूँ, ये दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे यहाँ पर प्योर सोलवेंट होता है, प्योर सोलवेंट होता है, और यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और सोलवेंट, प्योर सोलवेंट का सॉल्यूशन की तरफ जाना ही हमारे पास क्या है, ओस्मोसिस है। ठीक है, यही क्या है, ओस्मोसिस है। अब कहता है कि भी अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ इतना प्रेशर लगा दूं, मिनिमम प्रेशर लगा देता हूँ कि ये जो सॉल्वेंट है वो यहाँ आना बंद कर जाए। ठीक है, मिनिमम प्रेशर लगा देता हूँ यहाँ पर, एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका फ्लो आना बंद हो गया। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीजें है। तो देखो एक बार, when the solution of the solute is separated from pure solvent by semi-permeable membrane which allow free passes of the solvent molecule but not to the solute। ये कह रहा है कि भाई जो मेम्ब्रेन है वो पास करती है ओनली सोलवेंट को पास करती है, ना कि सोल्यूट को। ऑब्जर्व दैट सोलवेंट टेंड टू पास, जो सोलवेंट होता है वो पास होना चाहता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इनटू मैकेनिकल टू एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। अब देख दूसरी कंडीशन क्या कर रहा है कि सॉल्यूशन की तरफ हमने क्या करा है, एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाइड किया हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाइड किया हुआ है सॉल्यूशन की तरफ, और वो क्या कर रहा है, टू प्रिवेंट दी ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस थी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ आना, उसको क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, रोक रहा है, इसको स्टॉप कर रहा है, इसके फ्लो को। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटली, इट इज फाउंड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हम डिनोट करते हैं इसको पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को किसे डिनोट करते हैं, पाई से। और ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होगा एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे रिलेटेड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय इक्वेशन। ये मोलरिटी से रिलेट करेगा, जैसे पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जैसे होता है ना पी इज इक्वल टू सी आर टी, ऐसे पी को ही हमने क्या कर दिया, हमने डिनोट कर दिया पाई से, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन है, इसका मतलब मोलरिटी की बात कर रहा है। ठीक है, अब मोलरिटी है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सॉल्यूशन होगा वो लीटर में होगा, तो पाई इज इक्वल टू सी को हमने खोल दिया क्या, एन बाई वी।
तो यहाँ पर पुट किया RT as it is है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर डिपेंड ऑन दी नंबर n नंबर ऑफ मोल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो, डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी मोलरिटी पे डिपेंड कर रहा है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो उसी, अब देखो कोई भी चीज है, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, ठीक है, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे या नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। तो उसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला था। तो नॉट एट ऑल अपॉन नेचर ऑफ द कंपोजिशन, ये कम जो इसका नेचर होगा ना सब्सटेंस का, उस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। उसी को हमने क्या बोला था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला था। इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, डिफरेंस पूछा है इसने आइडियल और नॉन आइडियल। ये भी मैंने नोट्स वाले चैप्टर में एक क्लास है उसमें डिस्कस किया अच्छे से कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एक एग्जांपल्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सी बात है, जो रोल्स लॉ को ओबे करे, ठीक है। रोल्स लॉ क्या था, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XC, ठीक है, और PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। और नॉन आइडियल क्या है, जो नॉट फॉलो करे रोल्स लॉ को, यानी कि अगर रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो इक्वल का साइन कैंसिल होगा, यानी कि वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जो टोटल प्रेशर होगा वो उसके बराबर नहीं होगा, जो प्योर का प्रेशर है और उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया उसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट इक्वल टू, एंथैल्पी चेंज क्या होगी, एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। इसी तरीके से जो नो चेंज वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा और एंथैल्पी में भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि H2 माइनस H1 क्या रहेगा, यहाँ पर जीरो रहेगा, यहाँ पर V2 माइनस V1 क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। देयर इज एंथैल्पी चेंज, इसके अंदर क्या होता है, एंथैल्पी चेंज होता है, यानी कि H2 माइनस H1 यहाँ पर चेंज होगा, इसका मतलब ये इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से V2 माइनस V1 भी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ये तो बात बहुत ही इजी सी है कि भाई डेल्टा H और डेल्टा V नॉन आइडियल में वो नहीं रहते, चेंज होता ही होता है इनका, ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं रहता डेल्टा V और डेल्टा H। एग्जांपल देख लेते हैं बेंजीन और टोल्यूइन का। बेंजीन का फॉर्मूला भी पता है, C6H6 होता है, टोल्यूइन का भी पता है, टोल्यूइन का ये हो जाता है बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है। तो इनका सोल्यूशन क्या है, एक आइडियल सोल्यूशन है, और एन हेक्सेन और इथेनॉल, इनका सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन आइडियल का। अगला 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रीफली एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड क्या कर रहे हैं हम, सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं, उसके अंदर बताना है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखो ये जो लिक्विड गैस इन लिक्विड का है वो ध्यान रखना, उसमें टेम्परेचर का कोई भी, उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा पर इनवर्स का पड़ेगा, ठीक है। परंतु सॉलिड इन लिक्विड के अंदर डायरेक्ट का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्विलिब्रियम, जैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये वाली प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि डेल्टा H की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव, ठीक है। अगर नेगेटिव मिली तो यानी कि ये जीरो से कम होगी, ठीक है। सोलिबिलिटी शुड डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इन द केस ऑफ द NaOH Ne2CO3 बट इज द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक की बात करते हैं, तब क्या होता है, डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, हमें पता है। अब डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जीरो से बड़ी होगी, और सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे NH4Cl और NaCl, ठीक है। दो केस याद रखना है, एक तो सोलिबिलिटी क्या करेगी, इनवर्स का रिलेशन, और एक का डायरेक्ट का रिलेशन है। जब डेल्टा एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, डायरेक्ट का रिलेशन होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक में एक्सोथर्मिक में क्या होगा, इनवर्स का रिलेशन होगा, ठीक है। इसमें किसका होगा, डायरेक्ट का रिलेशन होगा, टेम्परेचर का और सोलिबिलिटी का, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल से यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। अगला आता है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। अब न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट हो गया, अभी ये जितने भी आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे, इनको एक बार देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ए बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ द 22 ग्राम ऑफ द बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है। देखो कभी भी आप डिस्कस करोगे तो मोल फ्रैक्शन को निकालोगे तो इसके नीचे लगाना, ठीक है, ए और बी से मत कर देना, ठीक है। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालो तो एक्स बेंजीन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का वो निकालो तो CCl4 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बेंजीन डिवाइड बाय एक्स, नहीं यहाँ पर n आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा भाई, क्या जी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है 11th क्वेश्चन में हमें मोल मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे कि भाई हम बेंजीन का मास देखें, ठीक है, W बेंजीन देखें डिवाइड बाय
टोटल सॉल्यूशन का मास देखें, डब्ल्यू सॉल्यूशन देखें और परसेंटेज निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, इनटू में 100 कर देते हैं, ठीक है। तो बेंजीन का जो मास दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 22 ग्राम, ठीक है। तो 22 ग्राम ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास। अब सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, देखो सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 22 प्लस 122 144 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन की जगह पे हम क्या रखेंगे, 144 और बेंजीन के ऊपर क्या रखेंगे 22 इंटू में 100, तो निकल जाएगा मास। परसेंटेज आसान है। इसी CCl4 की भी इसका मास क्या दिया हुआ 122, टोटल कितना है 144 और इंटू में 100, तो इतना निकल जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है इन ऑफ अ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। जो मास दिया हुआ है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि ये जो मास दिया हुआ है 30%, ये बेंजीन का मास दिया हुआ है, ठीक है। बेंजीन का मास दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर 30% है। अब मान के चलो 30%, टोटल कितना होता है 100%, ठीक है। अब 100 में से 30 अगर बेंजीन है, ठीक है, तो बचा कितना भाई, 100 में से 30 माइनस कर दो, 70 बच गया। तो 70 ग्राम यहाँ पर क्या है हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब मोल फ्रैक्शन निकालना तो बहुत आसान सा है कि भाई मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अगर मान लो हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे किसके, बेंजीन के, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन है, प्लस में और क्या है, बेंजीन है प्लस में CCl4 है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले बेंजीन के, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं कि भाई उसका मास कितना है डिवाइड बाय मोलर मास कितना है, ठीक है। मोलिकुलर मास निकाल देंगे और उसका जो गिवन मास है वो देखेंगे, ठीक है। गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। अब कैसे होगा, जो गिवन मास है वो क्या दे रखा है 30 ग्राम, ठीक है, 30 ग्राम। और बेंजीन का मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, C6H6 से, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 72, तो ये आ जाएगा 6 कर देंगे तो 78 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोलिकुलर मास आ गया 78 यहाँ पुट करा। इसी तरीके से मोल्स निकाल देंगे इसके, ठीक है। CCl4 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 70 तो इसका गिवन मास है डिवाइड बाय मोलिकुलर मास CCl4 का 1, क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है, कार्बन का 12 होता है। तो यहाँ से निकाल देंगे मोलिकुलर मास, इतना अच्छे तरीके से बताया। मोलिकुलर मास तो 11th में सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके। अब बेंजीन के मोलिकुलर मास निकालना था तो कैसे निकालें, बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स जो कि ये है हमारे पास, और टोटल सॉल्यूशन के ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये मान सकते हैं हमारे पास N बेंजीन है और ये हमारे पास क्या है N CCl4 है, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट निकालनी है मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी पहले ही बता देता हूँ, मोलरिटी होता क्या है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, और किसके अंदर, इन लीटर के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूला था मोलरिटी का। अब देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए पार्ट कह रहा है 30 ग्राम ऑफ द CuNO3 ट्वाइस 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है। देखो ये पार्ट में क्या कर रहा है भाई, जो हमारे पास CO कोबाल्ट NO3 ट्वाइस और 6H2O है वो हमारे पास 30 ग्राम है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, सोल्यूट है हमारे पास कौन सा, CuNO3 ट्वाइस और 6H2O यही है, इसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। यानी कि NCONO3 ट्वाइस 6H2O, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऊपर गिवन मास कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, ठीक है, और डिवाइड में मोलिकुलर मास कितना होता है। अब इसका टोटल कैलकुलेट करें, कोबाल्ट का 58.93 और नाइट्रोजन का कितना होता है। अब देखो इनको 2 इंटू करके किया हुआ है, ठीक है। तो वैसे निकालोगे तो वैसे भी निकल जाएगा, जैसे 58.9, ठीक है, प्लस में 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस, और ऑक्सीजन 3 है यहाँ पर, 3 है तो 1 का 16, ठीक है। ये पूरे के मल्टीप्लाई में 2 होगा, ठीक है। तो आगे करेंगे तो इसका हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, प्लस करके 6 इंटू 1, 6 नहीं, ये 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 12 आ जाएगा। 12 इंटू 1 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, या फिर हम टोटल करके भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, कैसे निकालते हैं, जैसे कोबाल्ट देखो पहले कितने हैं, ठीक है, कोबाल्ट 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, और फिर देखो नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन का अलग से निकाल लो। फिर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 तो यहाँ पर है, ठीक है, और 6 यहाँ पर है, कितने हो गए 12, तो 12 इंटू ऐसे कर दो 16, फिर प्लस करके फिर क्या करो, हाइड्रोजन को देखो कितने हैं 12, तो 12 को ऐसे कर लो, अलग अलग करके कैलकुलेट करो या ऐसे कैलकुलेट करो, कैसे भी करो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया हमने, मोलिकुलर मास 290.93 आया, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोलरिटी क्या होता है, ये सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्यूशन हमने लेना है लीटर में, ठीक है, और ये 4.3 लीटर तो है ही, ठीक है। तो इसको एज इट इज करेंगे, ये मल्टीप्लाई 1 करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.024 मोलरिटी, ठीक है, ये मोलरिटी का सिंबल हो गया हमारे पास। फिर आता है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूट टू 500 ml। देखो 30 ml दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा M1V1 = M2V2। जो पहला सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दे रखा है इसमें 30 ml, ये हमारे पास क्या है V1,
ठीक है। और ये उसकी मोलरिटी दे रखी है, यानी कि ये क्या हमारे पास M1, ठीक है। और किसको किसमें मिक्स किया है, इसमें ये V2 दे दिया मिक्सिंग होने के बाद, फाइनल के बाद, तो V2 और M2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। M2 निकल जाएगा यहाँ पर, मोलरिटी सेकंड सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द मास ऑफ द यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। तो यूरिया इसका हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, किसके अंदर 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन देखो, ये तो मोलरिटी दी हुई है हमारे पास, ये क्या दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है, और 2.5 ग्राम क्या दिया हुआ हमारे पास, इसका मास, ठीक है। तो आसान है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। पहले हम देख लेंगे भाई, इसको डिनोट कर देते हैं, जो यूरिया का मास है वो क्या है, डब्ल्यू यूरिया है, ठीक है। डब्ल्यू यूरिया निकालना है हमें, मास निकालना है। और मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया इससे निकाल लेंगे, कितना बनेगा, ये एम यूरिया निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। एम यूरिया हमारे पास कितना निकल गया, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। और उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, किसका मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2.5 kg दिया हुआ है, देखो यहाँ पर कि भाई ये जो हमने मास कितना डाले कि भाई हमारे पास कितना सॉल्यूशन बन जाए, 2.5 kg का ऐसा एक्वा सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। तो टोटल मास दिया हुआ है WA, यानी कि मैं मान सकता हूँ एक्वा सॉल्यूशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ W यूरिया प्लस W वाटर, ठीक है। दोनों का दिया हुआ है क्या, 2.5 kg, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2500 ग्राम के करीब आ जाएगा, ठीक है। और मोलरिटी क्या होती है, यहाँ पर दिया हुआ है कितना मोलरिटी, वैसे यूनिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सोलवेंट इन केजी। किलोग्राम के अंदर क्या होगा, सोलवेंट होगा, तो मोल पर केजी इसकी यूनिट आ जाएगी। और 0.25 दिया हुआ है, तो मोलरिटी इसको हमने इक्वेट कर दिया 0.25 से, और यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, मोलरिटी से फॉर्मूला निकाल दिया। कैसे, देखो इसको मैं और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसे कर सकते हैं, देखो जैसे मोलरिटी होगी वो निकालनी है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इसको कह सकता हूँ सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट क्या है हमारे पास, वाटर, ठीक है। मास क्या है, सोलवेंट। तो इसका देखेंगे मोलरिटी। अब देखो इसको अगर मैं इसको खोल के लिखूँ, यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स को W यूरिया डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया, ठीक है। और ये मास किसका, सोलवेंट का, यानी कि सोलवेंट हमारे पास क्या है, वाटर, तो मास लिख देंगे वाटर का, ठीक है। ये चीज हम इसमें पुट करेंगे। देखो एक बार हमारे पास ये दिया हुआ है 0.25 मोल पर केजी, ठीक है, ये दिया हुआ है। यूरिया का वेट देखे तो कितना हमारे पास यूरिया का वेट हमें निकालना है भाई, ठीक है। यूरिया का वेट निकालना है, और MB की वैल्यू, यानी कि सोल्यूट का मोलिकुलर मास जो 60 था, यूरिया का मोलिकुलर मास W यूरिया में निकालना है, डिवाइड बाय यूरिया का मोलिकुलर मास 60 ग्राम पर मोल था, ठीक है। उसके बाद इसका मास निकालना वाटर का। अब देखो टोटल दिया हुआ हमारे पास 2.5, ये 2500 kg आया था, ठीक है। अगर मैं वाटर का निकालने लग जाऊँ तो कैसे निकालूंगा, W वाटर इज इक्वल टू 2500 ग्राम माइनस W यूरिया, ऐसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने वैसे पुट कर दिया, ठीक है। तो 2500 ग्राम माइनस W यूरिया, 2500 ग्राम माइनस W यूरिया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि भाई हमारे पास ये चीज़ है, अब सारी चीज़ें यूनिट सेम होनी चाहिए जब हम कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। अगर यूनिट सेम नहीं है तो वो कैलकुलेशन में हमारे पास आंसर क्या आता है, गलत आता है। तो यहाँ पर देखो ग्राम में है, यहाँ पर भी देखो ग्राम में है, ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, ठीक है। तो केजी को हम डिनोट करेंगे क्या, किसमें, हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे कि भाई 0.25 मोल पर केजी। अब केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे जब जाके ये सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो केजी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 से ये करना पड़ेगा डिवाइड, यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक है, इनटू में 1 केजी। तो केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1000 बचेगा। तो इसको आगे करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 0.25 मोल मोल ये आ जाएगा पर ग्राम इज इक्वल टू W यूरिया डिवाइड बाय, और ये 1000 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो 1000 को मैं उस तरफ ले गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल, यहाँ आ जाएगा 2500 ग्राम पर W यूरिया। देखो यूनिट से करोगे तो कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी, आराम से कन्वर्ट कर पाओगे, 1000 को कब लगाना कब नहीं लगाना, वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा ये सोल्व करना, ठीक है। तो अब हम इससे सोल्व करेंगे तो W यूरिया निकालेंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन का ही पार्ट बच गया, जो हमारे पास W यूरिया आएगा, WB आएगा, वो क्या आएगा, 37.5 के करीब आएगा, ठीक है। तो 37 पॉइंट W यूरिया का जब आप सोल्व कर लोगे 37.5 ग्राम के करीब आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट करना हमें मोलैलिटी मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन किसका, की आई का। इसकी डेंसिटी दी हुई है 20, डेंसिटी दी हुई है हमारे पास, ये डेंसिटी दी हुई है 1.202 ग्राम पर एम एल, ठीक है। और ये जो मास परसेंटेज दिया हुआ है 20% मास, ठीक है, मास बाय मास का परसेंटेज है एक्वस की आई के अंदर, ठीक है। तो ये चीज दे रखी है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब मास दे रखा 20%, यानी कि की आई का जो मास है वो तो टोटल तो 100 होगा, तो की आई का कितना हो गया 20 ग्राम। और अगर 100 में से 20 गए 80 बचा, तो वो सोलवेंट बचेगा, तो वो क्या हमारे पास वाटर का, यानी कि हमारे पास डब्ल्यू की आई कितना आया हमारे पास 20 ग्राम। जो मिलता जाएगा वो लिखते जाएंगे, उसके बाद सोल्व करते जाएंगे। डब्ल्यू वाटर क्या मिला हमारे पास 80 ग्राम, ठीक है। अब निकालना क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स की आई की, यानी कि एन, ये क्या निकाल दिया एन की आई निकाल दिया, ठीक है। की आई की नंबर ऑफ मोल्स कैसे 20, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास की आई का 166, क्या आ जाएगा 0.120, ठीक है। उसके बाद मोलरिटी निकालते हैं, जब हम मोलरिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो ऊपर निकाले, तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोलरिटी का, एन की आई डिवाइड बाय क्या आ जाएगा वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अच्छा ये मोलरिटी है, एक मिनट रुकिए, मोलरिटी है, मोलरिटी में क्या आता है सोलवेंट का मास आता है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मास आएगा, मास आएगा, मास को हम डिनोट कर सकते हैं डब्ल्यू से ही डिनोट कर लेते हैं मास को। हम्म, क्या हो रहा है, इसको काट के यहाँ लिख देता हूँ डब्ल्यू किसका, सोलवेंट का, सोलवेंट क्या है हमारे पास वाटर, ठीक है, वाटर का यहाँ पर मास, ठीक है। तो की आई नंबर ऑफ मोल्स ये है, और सोलवेंट का मास कितना है यहाँ पर 80। अब 80 तो ग्राम में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। देखो ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 तो नीचे आएगा ना, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.5 मोलल, ये मोलल का साइन है, ठीक है। उसके बाद मोलरिटी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि एन के आई तो वही चाहिए, डिवाइड बाय वॉल्यूम चाहिए किसका, सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें डेंसिटी दी हुई है कितनी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये निकालना है। और मास हमें गिवन है सॉल्यूशन का, गिवन नहीं हम निकाल सकते हैं 20 + 80 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 100 पुट करेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा, और डेंसिटी हमें दी हुई है कितनी 1.202, ये डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम यहाँ से निकाल लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर जब वॉल्यूम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 83.19 ml आ जाएगा। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, तो कैसे हो जाएगा 83.19 ml इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1 लीटर डिवाइड बाय 1000 ml, यानी कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है मोल्स फ्रैक्शन निकालने की आई की। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स की आई के डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स की आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स वाटर के, वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मास गिवन मास कितना है 80, और मोलिकुलर मास कितना होता है 18, H2O का निकालते हैं जब हम 2 + 16, तो 18 आ जाता है ग्राम पर मोल में। तो ये आ जाएगा हमारे पास मोलिलिटी वाटर की, तो इसमें पुट करनी है, ऊपर तो की आई की नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए थे, यहाँ भी सेम, प्लस में ये आ जाएगा एंड मोलिलिटी आ जाएगा, यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे वाटर के, तो कैलकुलेट करने के बाद ये वाला आ जाएगा आंसर। वही में। तो चलिए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है H2S जो है हमारे पास टॉक्सिक गैस है विद रोटन एग स्मेल, जो सड़े हुए अंडे की जो स्मेल है उस जैसी स्मेल है। तो इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये किस लिए यूज कर रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2O इन वाटर एट एसटीपी इज 0.195 मोलर है, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी दे रखी है यहाँ पर, मोललिटी के बारे में दे रखा है, कैलकुलेट हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है हमें, आसान सा क्वेश्चन है। ये मोललिटी दे रखा ना, तो यहाँ पर एक मिनट ऊपर, अच्छा इसने यहाँ पर मोलरिटी बताई हुई है, इसने मोलरिटी होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पर कैपिटल एम आना चाहिए था। तो हेनरी कांस्टेंट निकालना हमें, तो मोलरिटी ये दी हुई है, ठीक है, यह मोलरिटी ही है, यहाँ पर मोलरिटी है भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है 0.195 एम, मोलरिटी का इसका मतलब क्या है 0.195 मोल्स है किसकी H2S की, ठीक है। क्योंकि हमें पता है मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है, वो भी किसमें किलोग्राम में।
इन केजी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर मोलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो इतने होंगे, पर 1 किलोग्राम वाटर के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम वाटर के अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स है H2S गैस के, ठीक है। तो H2S गैस के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हमारे पास। अब मोल्स ऑफ H2O, H2O के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर तो कितने हैं, 1000 ग्राम, और यहाँ पर जो यूनिट बनती है ना, ग्राम पर मोल में बनते हैं, मोलिकुलर मास निकालते हैं 18 ग्राम पर मोल निकालते हैं। तो यहाँ पर किलोग्राम में डायरेक्ट नहीं लेना, ठीक है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करके फिर लेना, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट करके लेना, ठीक है। तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18, तो यहाँ पर निकल जाएगा इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तब भी कैलकुलेशन करो, यहाँ पर एक बार यूनिट जरूर चेक करो, उससे कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर होगा, क्योंकि यूनिट भी निकालने में आसानी होगी। अब मोल फ्रैक्शन निकालने H2S के, किसका क्या आ जाएगा, H2S के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2S के, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स H2S के, प्लस में कर लेंगे हम क्या, नंबर ऑफ मोल्स H2O के, ठीक है। इसके आ जाएगा, इस तरीके से पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, यहाँ से ये निकल जाएगा। अब हमें तो मोल फ्रैक्शन चाहिए था, ठीक है। वेपर प्रेशर भी देख लेते हैं। अब स्टैंडर्ड पे जो वेपर प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर पुट कर देंगे पी की जगह पे, ठीक है। तो ये की एच क्या आ जाएगा, पी अपॉन एक्स आ जाएगा, एक्स को उस तरफ लेके जाएंगे, तो 1 बार डिवाइड बाय 0.0035, ये आ जाएगा हमारे पास की एच की वैल्यू, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन आता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर एट 750 मिलीमीटर मरकरी इज 99.53 है, ठीक है। ये कह रहा है जब मैंने इसमें सुक्रोज को ऐड किया पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर मैंने सुक्रोज को ऐड किया, कितना पानी है, 500 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है, 500 ग्राम पानी के अंदर ऐड किया, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इंक्रीज हो गया, वो इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया, पूछ रहा है केबी फॉर वाटर, वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू अच्छा गिवन है इसमें, कैलकुलेट हमें करना है कि भी हमने कितना सुक्रोज इसमें ऐड किया, हाउ मच सुक्रोज इज एडिड, ठीक है। तो इसमें केबी की वैल्यू दी हुई है वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे डब्ल्यू सुक्रोज निकालना, हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू सुक्रोज निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले मास ऑफ सोलवेंट देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, कितना वाटर के अंदर डिसोल्व किया था सुक्रोज को, 500 ग्राम वाटर के अंदर डिसोल्व किया था, यानी कि ये हमारे पास क्या है, WH2O। और ये क्या है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का कैसे निकालेंगे, C12H22O11, यहाँ से हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, ग्राम पर मोल में निकल जाएगा 342, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हमारे पास होता है के बी इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्स को यहाँ पर ओपन करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी बी देखो बाद का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो 100 डिग्री सेल्सियस है, इनिशियल जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 99.53 है, ठीक है। तो हम 100 में से 99.53 माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे आई, एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा एन, एन बन जाएगा किसका, सुक्रोज का, सुक्रोज प्लस एन वाटर H2, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम इसमें पुट करेंगे, देखो यहाँ पर पुट करने पर क्या होगा, एन सुक्रोज अगर पुट करते हैं, एन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ, एन सुक्रोज क्या होगा, एन सुक्रोज हो जाएगा डब्लू सुक्रोज, डब्लू सुक्रोज डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ना हमारे पास क्या थी, एम सुक्रोज थी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, कोई बची चीज़ नहीं है। H2O का जब हम निकालेंगे, देखो इसमें कुछ एक टर्म बताया हुआ है, ये जो एक्स लिया हुआ ना, ये एक्स लिया हुआ है, X, ठीक है जी। भाई यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गई कि ये जो ये एम होता है, मोलरिटी होती है, तो ये चीज़ नहीं लगेगी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मोलरिटी आएगी एम, ठीक है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि एन सुक्रोज डिवाइड बाय मास ऑफ, मास ऑफ आ जाएगा किसका, सोलवेंट का, यानी कि WH2O आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो सुक्रोज के ऐसे निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें सुक्रोज का निकालना है, डब्लू सुक्रोज और डब्लू एम एस सुक्रोज तो हमें गिवन है, और WH2O भी हमें पता ही है, ठीक है। तो सारी चीजें वैल्यू पुट कर लेंगे, और हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर केबी की वैल्यू किलोग्राम में दे रखी है तो इसको 1000 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 1000 करने कैसे करके एक बार, जैसे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या दे रखा था यहाँ पर, के बी इंटू एम, के बी इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टी बी कितना था हमारे पास, 0.37, 0.37 डिग्री सेल्सियस। के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, के बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.52, 0.52 केल्विन
केल्विन किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल, ठीक है। और इनटू मोलैलिटी की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास मोलैलिटी, अभी देखा डब्ल्यू सुक्रोज अपॉन एम सुक्रोज, डब्ल्यू एम सुक्रोज इनटू क्या आ जाएगा WH2O, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। अब ये जो चीज है ना, देखो सुक्रोज की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, निकालनी है सुक्रोज की, डब्ल्यू सुक्रोज। यहाँ पर ये सोलवेंट का मास दिया हुआ है, ये भी ग्राम में, और सुक्रोज का मोलिकुलर मास है, ये भी ग्राम में। अब ये सारी चीजें ग्राम में है, जब ये सारी चीजें ग्राम में है तो इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सोल्व करेंगे। यहाँ पर डब्ल्यू सुक्रोज की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, और एम सुक्रोज की वैल्यू पुट करेंगे, WH2 की वैल्यू भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आज के लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी मास निकालना है एस्कोर्बिक एसिड का। एस्कोर्बिक एसिड C6H8O6 ये दिया हुआ है मास, ठीक है। फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका मोलिकुलर मास निकाल देंगे। टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट दिया हुआ है, इसके अंदर डिसॉल्व करना है। तो इसका जो कह रहा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या हो गया, लोअर हो गया। लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट कितना लोअर हुआ, 1 पॉइंट कितनी 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये चेंज दिया हुआ है। और KF की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3.9। तो आसान से क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड, यानी कि डब्ल्यू एस्कोर्बिक निकालना है, ठीक है। डब्ल्यू एस्कोर्बिक निकालना है, कितना होगा। देखो मैं चीजें यहाँ पर बता देता हूँ और फॉर्मूला बता दूंगा, कैलकुलेट पुट करके कैलकुलेट कर लेना। ये दिया हुआ है। अब मोलिकुलर मास ऑफ एस्कोर्बिक एसिड निकाल सकते हैं, कितना निकल जाएगा एस्कोर्बिक का, ये निकल जाएगा हमारे पास 176 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज चाहिए हमें, मोलैलिटी के लिए सोलवेंट का मास चाहिए, यानी कि डब्ल्यू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, 75.75 ग्राम, ठीक है। बस हमें और कोई चीज चाहिए नहीं, केबी की वैल्यू है ही। अब केबी की वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केबी की वैल्यू को हम इसमें ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो केजी, ठीक है। तो केजी को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 1000 मल्टीप्लाई करके ग्राम इंटू पर मोल, ये वाली वैल्यू पुट कर देना केबी की वैल्यू, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू केबी की पुट कर देना, बाकी और कुछ बचा नहीं है, ये वाली चीज निकल जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आ जाएगा 5.08 ग्राम, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट ही रहता हमारा, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किया भी है, जैसे एक करके दिखा देते हैं। जैसे ऊपर टीबी का क्या ना, डेल्टा की टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या ले रखा है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि डब्ल्यू एस्कोर्बिक एसिड है, एस्कोर्बिक डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ एस्कोर्बिक, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि डब्ल्यू एसिटिक, डब्ल्यू एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा ये वाली चीज, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा ही नहीं। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास 19 क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है इन पास्कल में, ठीक है। पास्कल में ध्यान रखना, एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ द पॉलीमर ऑफ मोलिकुलर मास 185,000 इतना है इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना में सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है जब हमने 1 ग्राम पॉलीमर को किसके अंदर, ऑफ मोलर मास, जिसका मोलर मास कितना दिया हुआ है 185 के हजार के करीब है, ठीक है, इन 450 ml के अंदर, और वाटर जो टेम्परेचर है वो ये है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, जैसे हम करते हैं ना, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखो, ये जो दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है पॉलीमर का, 1 ग्राम, ठीक है। और मोलिकुलर मास भी दिया हुआ है इसने, कितना मोलर मास दिया हुआ है ना, ये मोलर मास दिया हुआ है 185,000 के करीब, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 450 ml है, ठीक है। अब मोलरिटी है तो वॉल्यूम कैसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आर की वैल्यू 8.314, देखो वो एटमोस्फेयर में था 0.821 निकालते हैं जब, ठीक है, 0.831 निकालते हैं तो वो आता है एटमोस्फेयर में, परंतु जब पास्कल की बात आती है तो 8.314 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर केल्विन में लेना, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है आर की वो केल्विन में है,
ठीक है। तो टेम्परेचर भी यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 37 डिग्री सेल्सियस को 273 से करेंगे तो 310 केल्विन आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर पुट करेंगे, पाई की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भाई एन बाई वी से, ठीक है। एन बाई वी पुट करेंगे, एन की वैल्यू तो हमें ये निकाली थी और वी की वैल्यू ये निकाली थी, आर की वैल्यू यहाँ है, ठीक है, और टी की वैल्यू ये थी। काफी आसान क्वेश्चन है, पास्कल में यूनिट निकल जाएगी। उसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोलैलिटी निकालनी है ऑफ 2.5 ग्राम, ठीक है। मोलैलिटी निकालनी है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, अभी बताइए 75 ग्राम बेंजीन में मिलाना है। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आसान सा है। मोलैलिटी निकालनी है किसका, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, डब्ल्यू किसका, इथेनोइक एसिड, क्योंकि सोल्यूट तो हमारे पास इथेनोइक एसिड है, ठीक है। इथेनोइक एसिड डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ किसका, इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड का मोलिकुलर मास। और हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, मास ऑफ सोल्वेंट, यानी कि मास डब्ल्यू लिखेंगे किसका, सोल्वेंट, सोल्वेंट क्या यहाँ पर, बेंजीन, ठीक है। बस खत्म बात, इतना ही करना था। तो इथेनोइक एसिड देखो यहाँ पर, अब एक बात हो रही है, यहाँ पर जो मास लेंगे डब्ल्यू बेंजीन का, वो किलोग्राम में, ग्राम में। तो ये जो 75 ग्राम है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम, किलोग्राम में, ठीक है। तो किलोग्राम में हम यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, इसने 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 75 को अगर मैं 75 डिवाइड बाय 1000 करता हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, आसान सा क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आगे के क्वेश्चन आने वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।